हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसमें आपका ये कल 23 तारीख को पहला पेपर होगा, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का। ओके, ये आपका पेपर फर्स्ट है और ये पेड स्टूडेंट्स को हमने पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है, जिसमें एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज का कलेक्शन है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो हमारे पीवाईक्यूज हैं, जैसे 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर, 2023 का क्वेश्चन पेपर और 2024 का क्वेश्चन पेपर। ये सारे ही पीवाईक्यूज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत फास्ट चलेंगे क्योंकि समय है नहीं हमारे पास भी, आपके पास भी। देखिएगा, क्योंकि कल ही पेपर है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिवीजन हो जाए वो बेहतर है। कहता है पहला प्रश्न, देखिएगा, किस दृष्टिकोण से मानव जीवन सरल हो गया? तो वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जो मानव, अच्छा ये तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो गए, सॉरी ये चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। 2021 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे और नीचे लगा होगा, देखिए, ये देखिए, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ 2021 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। पहला प्रश्न कहता है कि वैदिक कालीन शिक्षा की अवधि क्या है? वैदिक कालीन शिक्षा की जो अवधि है वो आपको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से लिखी हुई है, लेकिन इसका सही आंसर 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम संस्कृत। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? संस्कृत भाषा में। ठीक है, उपनयन संस्कार किससे संबंधित था? गुरुकुल में जब बच्चे का प्रवेश होता था, एडमिशन होता था, तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। बालक के अंदर आध्यात्मिक विकास करना क्या था? ये वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था? तो वैदिक कालीन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह परा और अपरा विद्या दोनों ही ये वैदिक कालीन शिक्षा पाठ्यक्रम था। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम पराविद्या और अपराविद्या दोनों ही तरीके से शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन शिक्षा का केंद्र तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। वैदिक काल में समावर्तन उपदेश कब दिया जाता था? तो वैदिक काल में जो समावर्तन या समापवर्तन उपदेश था या समावर्तन संस्कार पूछ ले तो ये विद्या की समाप्ति पर, जब बालक की शिक्षा समाप्त हो जाती थी, जब बच्चा गुरुकुल से घर लौटने को होता था, तब उसका ये समापवर्तन संस्कार या समापवर्तन उपदेश दिया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा की अवधि 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक मानी गई है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली। ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली। ठीक है, वैदिक काल में पूछ ले तो आप किसके साथ जाएंगे? संस्कृत के साथ में। दूसरी बात है, पब्जा संस्कार किससे संबंधित था? तो पब्जा संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, समापवर्तन संस्कार हो गया, बिस्मिल्लाह संस्कार हो गया। ये सारे संस्कार याद रखिएगा कौन किससे रिलेटेड है, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। पब्जा संस्कार जो है वह बौद्ध काल से संबंधित था। किस काल से? बौद्ध काल से। ठीक है, मठ एवं बौद्ध विहार बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, तो ये प्राथमिक और उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध काल के विद्यार्थी को किस नाम से जाना जाता था? बौद्ध काल के विद्यार्थी को सामनेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सामनेर। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था निर्वाण प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। मध्यकालीन शिक्षा की अवधि 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। मकतब और मदरसा मध्यकालीन शिक्षा के केंद्र थे। जो मकतब थे ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे और जो मदरसा थे ये उच्च शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। मदरसा आजकल के डिग्री कॉलेज के समान हुआ करते थे। मध्यकालीन शिक्षा में टीचर को किस नाम से जाना जाता था? उस्ताद के नाम से। किस नाम से? उस्ताद के नाम से। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी था। मध्यकाल में उच्च शिक्षा का माध्यम अरबी फारसी था। मध्यकालीन शिक्षा को शैक्षिक विकास की दृष्टि से अंधकार युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंधकार युग कहा जाता है। बिस्मिल्लाह रस्म जो होती थी वह 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बच्चा हो जाता था तब उसका बिस्मिल्लाह नामक रस्म उससे अदा करवाई जाती थी। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की अवधि 1700 से लेकर के 1947 ईस्वी तक मानी जाती है। किसने एडम के प्रतिवेदन को एक मिथक समझा था? फिलिप हॉर्टिग ने
एडम का जो रिपोर्ट थी उसको एक मिथक समझा था। निस्यंदन सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया कि शिक्षा ऊपर से छन छन करके नीचे आएगी, ये सिद्धांत विशेष रूप से शिक्षा से संबंधित था उच्च वर्ग के लोगों से। इसमें यह कहा गया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। किसने कहा? वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महाधिकार पत्र है, ऐसा HR जेम्स के द्वारा कहा गया है। वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1854 में वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। वुड के घोषणा पत्र में टोटल 100 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 100 अनुच्छेद हैं। किसने कहा? वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा की नींव है, इसने आधुनिक भारतीय शैक्षिक प्रणाली शुरू की है, ऐसा हैम्पटन कहते हैं। कौन? ऐसा हैम्पटन कहते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष विलियम हंटर थे। कौन? विलियम हंटर थे। हंटर आयोग की संस्तुति क्या थी? हंटर आयोग की संस्तुति जो है ये प्राथमिक शिक्षा के संबंध में थी, माध्यमिक शिक्षा के संबंध में थी, उच्च शिक्षा के संबंध में भी थी, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। हंटर आयोग का गठन 1882 में किया गया। कब किया गया? 1882 में। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। सन 1901 में शिमला में शैक्षिक सम्मेलन किसने आयोजित किया था? लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। सर किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने आयोजित किया था। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर थे। सर कौन थे? माइकल सैडलर। सैडलर आयोग का प्रतिवेदन कितने अध्यायों में विभक्त है? 13 अध्यायों में विभक्त है। वर्धा शिक्षा योजना के प्रवर्तक महात्मा गांधी, जिसको वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, कितने नामों से इसको जाना जाता है? जाकिर हुसैन समिति ने बेसिक शिक्षा का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1938 में, 1938 में। बुनियादी शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था? मातृभाषा, मदर टंग। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दो। सार्जेंट शिक्षा योजना का प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? 1944 में। कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। सार्जेंट शिक्षा योजना में कितने अध्याय हैं? इसमें 12 अध्याय हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को 1949 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कब गठन किया गया? 1948 में किया गया। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किसकी सलाह पर किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, इन दोनों के सलाह पर किया गया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 10 सदस्य थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कुल 10 सदस्य थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो मुख्य रिपोर्ट थी, संस्तुति, वह पाठ्यक्रम सुधार एवं विकास होना चाहिए, प्रशिक्षण एवं शोध विकास होना चाहिए, 3 वर्ष स्नातक अवधि होनी चाहिए। ये सभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की मुख्य संस्तुतियां थी, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति क्या थी? विशिष्ट विद्यालय हों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहुउद्देशीय विद्यालय, ये सभी जो है मुदालियर आयोग की मुख्य संस्तुति थी। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर। ठीक है, इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन में कुल 15 अध्याय थे। सर कितने थे? कुल 15 अध्याय थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। कितने? 9 सदस्य थे। मुदालियर आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत किया था। कब? 29 अगस्त 1953 को। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था। कोठारी आयोग ने संस्तुति की थी स्वतंत्र एवं अनिवार्य शिक्षा की, भाषा का विकास हो, शैक्षिक अवसरों की समानता हो, इन सभी से रिलेटेड, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 का अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, इसीलिए इसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान क्या था? शिक्षा प्रणाली में एक रूपता लाना,
भारतीय शिक्षा की कमियों को उजागर करना, भारतीय शिक्षा को हर प्रांत में समान रूप से लागू करना, ये सभी शिक्षा में कोठारी आयोग का योगदान था। इन सभी तरीकों से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया? किसने किया? कोठारी आयोग ने किया। संशोधित शिक्षा नीति 1992 के अध्यक्ष कौन थे? जनार्दन रेड्डी थे सर। कौन थे? जनार्दन रेड्डी थे। क्रियान्वयन कार्यक्रम 1992 जो है वह 24 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में बांटा गया है? 24 अध्यायों में बांटा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था संस्कृति का संरक्षण हो, शारीरिक एवं मानसिक विकास में सामंजस्य स्थापित हो, स्तरानुकूल शिक्षण विधियां होनी चाहिए। ठीक है, जो जैसा स्तर है, जैसी क्लास है, जिस कक्षा के बच्चे हैं, उसके हिसाब से टीचिंग मेथड्स को अपनाया जाए। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है, बाकी एकता का सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, ये सभी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो है ये प्राथमिक शिक्षा में ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपव्यय की समस्या का मुख्य कारण है सक्षम शिक्षकों की कमी हो जाती है, रोटी और मक्खन की आवश्यकता होती है, दरिद्रता, गरीबी, है ना, इन सब की वजह से अपव्यय की समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कौन सा पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है? जूनियर हाई स्कूल पूर्व प्राथमिक विद्यालय नहीं है, बाकी चाहे नर्सरी हो, पूर्व बेसिक विद्यालय हो, मॉन्टेसरी विद्यालय हो, ये सारे ही पूर्व प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत आते हैं। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के लिए क्या बुनियादी कार्यक्रम उठाए गए? तो इसमें अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजनाएं और प्रयोग, श्रव्य दृश्य प्रशिक्षण, ये सभी कार्यक्रम उठाए गए। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। किसने कहा माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है? किसने कहा? डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। उच्च शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत कब की गई? 1969 में की गई। 1969 में की गई। उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है शिक्षण करना, शोध करना, समाज सेवा करना, ये सभी जो है वो उच्च शिक्षा के मुख्य कार्य हैं। ठीक है, गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षक शिक्षा के लिए जो आवश्यक है वो है शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज, शिक्षा देने वाला, सभी सुविधाएं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? 2009 में। कब प्रकाशित हुई? 2009 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना 1969 में हुई। ओके, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में हुई। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आएगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था की स्थापना कब हुई? 1989 में हुई। कब हुई? 1989 में। देखिए बहुत अटेंशन देकर के, बहुत ध्यान देकर के अगर क्लास को करेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। 1985 में हुई। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई। SCERT का कार्यालय उत्तर प्रदेश में लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। NCERT का कार्यालय नई दिल्ली में है। NCERT का कार्यालय नई दिल्ली। NAAC के मुख्य काम हैं गुणवत्ता से संबंधित अनुसंधान, अध्ययन, परामर्श एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। सन 1990 में प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर को तय करने के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर R.H. दबे हैं। कौन? R.H. दबे। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1978 को। 2 अक्टूबर 1978 को। ठीक है, भारत में मुक्त शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता का अर्थ है 6 से 14 आयु वर्ग के लिए स्वतंत्र और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। यही प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। सार्वभौमिकरण के मार्ग में मुख्य बाधा एक तो गरीबी आती है, सामाजिक पिछड़ापन हो जाता है ना, निरक्षरता आ जाती है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए।
प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकता की अवस्था क्या है? इसकी अवस्था है सार्वभौमिकरण का प्राविधान, नामांकन का सार्वभौमिकरण हो, अवधारण का सार्वभौमिकरण, इसलिए ऑप्शन इसमें जो डी रहेगा वह राइट हो जाएगा। सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये क्या है? ये सभी सार्वभौमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण शिक्षा के अभिकरण हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम की शुरुआत 2002 में की गई थी। कब की गई? 2002 में की गई। सार्वभौमिक शिक्षा का महत्व है प्राथमिक स्तर पर। किस स्तर पर है? प्राथमिक स्तर पर है। व्यावसायीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ। ठीक है, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? मेन जो फोकस रहता है कि हमें लाभ होना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया? 2009 में प्रारंभ किया गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, पाठ्यक्रम में सुधार एवं संवर्धन करना, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम सुधार करना, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। सन 1960 में निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले पीटर एफ ड्रूकर ने किया था। पीटर एफ ड्रूकर ने किया था। शैक्षिक स्तर पर गिरावट का मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है शैक्षिक चेतना का अभाव होना, पारिवारिक वातावरण एवं परिस्थितियां, जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। शैक्षिक मानक का तात्पर्य है शैक्षिक विधि, शैक्षिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की शैक्षिक योग्यता, ये सभी शैक्षिक मानक के तात्पर्य हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार क्या है? पर्याप्तता, गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना, ये सभी कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक मानक के निर्धारण के आधार हैं। ओके, अगला प्रश्न लीजिए। शिक्षा के स्तरीकरण को उन्नत बनाने के लिए जो समस्या आती है, एक तो पाठ्यक्रम उचित नहीं है, शिक्षण विधियां ठीक नहीं है, शिक्षा में ठीक तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है ना, ये सभी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं शिक्षा के स्तर को उठाने में। निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण के दोष क्या हैं? विश्वसनीयता का अभाव है, प्रामाणिकता का अभाव है, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें विश्वसनीयता होती है, वैधता होती है ना, वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का मतलब यहाँ पे आपके जो MCQs क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय हैं। परीक्षा सुधार एक तो ग्रेड प्रणाली हो गई, सेमेस्टर प्रणाली है, सतत और समग्र मूल्यांकन, ये सभी परीक्षा सुधार के मुख्य उपाय हैं। ओके, माध्यमिक स्तर पर निःशक्तों के लिए यानी कि जो डिसेबल्ड है, इनके लिए समावेशी शिक्षा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2009 और 10 में हुआ था। कब हुआ था? 2009-10 में हुआ था। प्रश्न कहता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का काम है माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा से संबंधित मदद करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना, है ना, और माध्यमिक एवं और उच्चतर विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि करवाना, ये सभी क्या हैं? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के काम हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए। निजीकरण के क्या लाभ हैं? प्राइवेटाइजेशन का लाभ ये है कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो, दक्षता एवं नवाचार बढ़ाना, रखरखाव में सुधार, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे 2021 का क्वेश्चन पेपर था। ओके, अब अगला क्वेश्चन पेपर लीजिए, देखिएगा। ये नोट्स अभी रिसेंटली अपडेटेड है, 15 फरवरी 2025 को अपडेट किया गया था। 2022 का क्वेश्चन पेपर देखिए। क्वेश्चन पेपर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? लॉर्ड मैकाले को कानूनी सलाहकार के रूप में भेजा गया था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? 1937 में। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? 1937 में। वुड एबट रिपोर्ट कितने भागों में प्रस्तुत की गई है? 2 भागों में प्रस्तुत की गई है। गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अपना विधेयक कब प्रस्तुत किया? 1911, 16 मार्च 1911 को अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। श्री अरविंद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? पौंडीचेरी में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? पौंडीचेरी में स्थापित है। नवोदय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव नई शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया था। सन 1882 के हंटर आयोग की सिफारिश क्या थी? माध्यमिक विद्यालय की
अंतिम कक्षाओं में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाती है। वर्धा शिक्षा योजना के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत विवादास्पद था? वर्धा शिक्षा योजना का जो स्वावलंबन का सिद्धांत था यह विवादास्पद था। यह किसके विचार हैं? यूरोपीय साहित्य की पुस्तकों की एक अलमारी भारत के समस्त साहित्य के बराबर है। यह मैकाले का स्टेटमेंट है। इसने हमारे भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाया था। किसने? मैकाले ने। मदरसों में शिक्षा का माध्यम फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। वैदिक कालीन शिक्षा में गुरु शिष्य संबंध जो है वह पिता पुत्र जैसा था। कैसा था? पिता पुत्र जैसा था। अगला प्रश्न लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। मुक्त विश्वविद्यालयों का विलक्षण विशेषता क्या है? मुक्त विश्वविद्यालयों की जो विलक्षण विशेषता है वह प्रवेश व परीक्षा नियमों में उदारता होना। ठीक है, ये मुक्त विश्वविद्यालयों की विलक्षण विशेषता है। ओके, जनपद स्तर पर प्राथमिक और बुनियादी विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों की शिक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। डैट को सौंपी गई। किसको? डैट को सौंपी गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता का शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यावसायिकों पर प्रत्यक्ष रूप से संबंध है? तो वह है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बस्ते के बोझ को कम करना। इस समस्या के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया गया? यशपाल समिति का। किसका? यशपाल समिति का गठन किया गया। त्रिभाषा सूत्र सबसे पहले किसने दिया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया था। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मदरसे। मकतब जो थे ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय एवं अवरोधन की और सबसे पहले किसने ध्यान आकृष्ट किया था? हर्टॉग कमेटी ने। किसने? हर्टॉग कमेटी ने। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। ब्रिटिश कालीन किस घोषणा पत्र से क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई है? वुड के घोषणा पत्र के माध्यम से। वुड के घोषणा पत्र के माध्यम से। वैदिक काल में क्षत्रिय बालकों को गुरुकुल में प्रवेश के लिए निर्धारित जो आयु थी वह 11 वर्ष थी। कितनी थी? 11 वर्ष। बेसिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? मातृभाषा। ये वही वर्धा शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर होती थी। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के घटक क्या हैं? शिक्षा गारंटी योजना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, मध्याह्न भोजन योजना, ये सभी सर्व शिक्षा अभियान के घटक हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत में प्रौढ़ शिक्षा हेतु निर्धारित आयु वर्ग 15 से 35 वर्ष है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का प्रारंभ कब किया गया? मार्च 2009 में किया गया। मार्च 2009 में किया गया। NAC का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। दी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक के लेखक इवान इलिच हैं। कौन है? इवान इलिच हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 नवंबर में हुई थी। शिक्षा में अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना जाता है? लॉर्ड मैकाले को, जो कि उच्च शिक्षा, उच्च वर्ग से संबंधित थी। ये शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों से संबंधित थी। पराविद्या का प्रमुख उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। ठीक है, अगर अपरा लिखा होता यहाँ पे, अगर अपरा लिखा होता तो उसके ऑप्शन धनोपार्जन करना, लौकिक ज्ञान, सामाजिक व्यवहार का ज्ञान, भौतिक ज्ञान, भौतिक संसार, ये सब अपरा विद्या से संबंधित है। परा जो है ये आध्यात्मिक विकास की बात करती है। वैदिक कालीन शिक्षण पद्धति मौखिक हुआ करती थी। कैसी? मौखिक हुआ करती थी।
बौद्धकालीन शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अष्टांग मार्ग की बात की गई है, 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। एक वेद के अध्ययन के लिए कितना समय निर्धारित था? एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक शिक्षा में इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम में छात्राध्यापकों की सहायता करना। ओके, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? 1921 से प्रारंभ हुई। 1921 से प्रारंभ हुई। यह कथन किसका है? शैक्षिक स्तर यदि एक बार गिर जाता है तो प्रयास करने पर भी नहीं उठता है और उस समय ग्रेशम का नियम लागू हो जाता है। यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का है। महात्मा गांधी जी का है। किस शिक्षा व्यवस्था में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन करना होता था? बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में सिद्धरस्तु नामक पुस्तक का अध्ययन करना होता था। ठीक है, प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद का प्रारंभ 1813 के आज्ञापत्र से हुआ था। ठीक है, 10 सिक्खा पदानी किस काल की शिक्षा से संबंधित है? बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। अपरा विद्या किससे संबंधित थी? लौकिक विद्याओं के ज्ञान हेतु अपरा विद्या संबंधित थी। अगर परा पूछता तो आध्यात्मिक विकास यहाँ पे राइट हो जाता। भारतीय शिक्षा का आरंभ किससे माना जाता है? वेदों से माना जाता है। किस आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था? कोठारी आयोग ने पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कोठारी कमीशन के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक था शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। ठीक है, भारत में शिक्षा के इतिहास में निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रभावों को कालिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीक्वेंस में लगाना है तो इसमें धर्म सबसे पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद राजनीति आएगी। धर्म पहले है, फिर राजनीति है, उसके बाद प्रजातंत्र है और लास्ट में आधुनिकीकरण है। तो ये एक सीक्वेंस आपको बना करके यहाँ पे देना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से है। न्यूनतम शिक्षा सुविधाओं से है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर यार। ठीक है, हम बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें भी पता नहीं था कि इतनी जल्दी डेट आ जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम जुलाई में ही होते हैं। हर साल एग्ज़ाम जुलाई में होता है। ठीक है, और पिछली बार भी 9 जुलाई से परीक्षा शुरू हुई थी, तो हमने कहा अभी जून में क्लासेस शुरू कर देंगे, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिला कि कुछ करवाया जाए। 6 महीने के सेमेस्टर को 3 महीने का कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, तो इसीलिए हम फास्ट पढ़ा रहे हैं और जो पीडीएफ हमारी तैयार है बस उसी से एक बार हमने कहा चलो रिवीजन आपका करवा दिया जाए, है ना। नेहरू ग्राम भारती क्या है? नेहरू ग्राम भारती एक मान्यता विश्वविद्यालय है। क्या है? एक मान्यता विश्वविद्यालय है। मैं बालक की शिक्षा का आरंभ लाभप्रद हस्तकला से करना चाहता हूँ और उसे आरंभ से ही शिक्षा के योग्य बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो सकता है। शर्त यह है कि इन स्कूलों के निर्माण का कार्य राज्य अपने हाथों में ले ले। ये बात महात्मा गांधी जी ने कही है। किसने कही है? महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मिलान कीजिए। कहता है वुड एबट समिति रिपोर्ट ये कब आई थी? वुड एबट जैसे इधर आपका वुड एबट समिति रिपोर्ट। ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट, सैडलर आयोग, हंटर आयोग, कौन कब आया था ये आपको बताना है। यहाँ पे नीचे आंसर दिया होगा, देखिएगा। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, अभी आप देख पाएंगे। 1 मिनट, छोटा हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, देखिए समझ आते हैं। वुड एबट समिति रिपोर्ट ये कब आई थी? ये आपकी 1937 में आई थी। ठीक है, सार्जेंट रिपोर्ट कब आई? सार्जेंट रिपोर्ट हमारी 1944 में आई, ध्यान रखिएगा। सैडलर आयोग कब बना? सैडलर आयोग हमारा 1917 में बना। ठीक है, हंटर आयोग 1882 में आया। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है कि जन शिक्षण निलयम किससे संबंधित है? जन शिक्षण निलयम प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित सर? प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा के समान अवसरों की अवधारणा का निम्न में से किसी एक से संबंध नहीं है, तो वो नवोदय विद्यालय से संबंध इसका नहीं है। बुनियादी शिक्षा को इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नई तालीम के नाम से। किस नाम से? नई तालीम के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। कौन? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी।
1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार जनसाधारण की शिक्षा हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। एडम रिपोर्ट की मुख्य संस्तुति क्या थी? शिक्षा के आंकड़े लाना, शिक्षा के आंकड़े तैयार करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभागों के साथ विस्तार कार्य करना है, जो कि डैश सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है, जो कि विद्यालयी शिक्षा सुधार के इर्द गिर्द केंद्रित है। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में मुख्य जो बाधा है वह निर्धनता, सामाजिक पिछड़ापन, निरक्षरता, ये सभी समस्याएं हैं। सार्वभौमिकरण से रिलेटेड क्वेश्चन हमें पीछे भी 2021 के क्वेश्चन पेपर में भी मिला है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में उच्च शिक्षा में प्रवेश से पूर्व संस्कार किया जाता था उपसंपदा संस्कार। ध्यान रखिएगा, उपसंपदा संस्कार बौद्ध शिक्षा प्रणाली का है और वो उच्च शिक्षा में जब बच्चे का प्रवेश होता था तब उपसंपदा संस्कार होता था। मदरसा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? दरस शब्द से हुई है। किस शब्द से? दरस शब्द से। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को, वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पबजा संस्कार के पश्चात बालक को श्रमण कहा जाता था, ठीक है, या सामनेर कहा जाता था। विश्व भारती की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व भारती की स्थापना का श्रेय जाता है। मुक्त शिक्षण संस्थान औपचारिक शिक्षा संस्थानों से भिन्न होते हैं। कैसे? मुक्त शिक्षण संस्थाओं के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सीखने की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हर्टाग समिति की। किस समिति की? हर्टाग समिति की। भारत में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए किस वर्ष अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाया गया? 1844 में। ठीक है, किस वर्ष? 1844 में। मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम के बीएड कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है स्नातक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। स्नातक व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा सर्वप्रथम किस राज्य ने अनिवार्य की थी? वो बड़ौदा। कौन? बड़ौदा। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से बीएड कार्यक्रम की अवधि 2 वर्ष है। कितनी है? 2 वर्ष है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं तो हीनयान, महायान, ये दोनों ही बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? 1813 के आज्ञा पत्र के द्वारा आधुनिक भारतीय शिक्षा की आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप थे, देखिए गुरुकुल, चरण परिषद, ये सभी वैदिक कालीन शिक्षा संस्थाओं के रूप थे। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा का काल जो है वो 1200 से लेकर के 1700 ईस्वी तक था। ठीक है, विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है। विद्यालय जो है वो शिक्षा का कैसा साधन है? औपचारिक साधन है। और हमारा घर, समाज, ये अनौपचारिक साधन हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा निम्नलिखित में से क्या नहीं है? ये पूंजी का निवेश नहीं है। पूंजी का निवेश नहीं है, इसमें हम कोई पैसा निवेश नहीं कर रहे हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। ठीक है, यह किसके विचार हैं? विश्वविद्यालय अपनी प्राचीन पद्धति से आबद्ध नहीं रह सकते हैं। समाज की बढ़ती हुई जटिलता और उसकी बदलती हुई संरचना के कारण विश्वविद्यालयों को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। ठीक है, ये कोठारी आयोग के विचार हैं। किसके विचार हैं? कोठारी आयोग के विचार हैं। दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? निश्चित समय नहीं होता। दूरस्थ शिक्षा में समय फिक्स नहीं होता। ठीक है, इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी। तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने के लिए कंपनियों के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि एसएसए के तहत वीईसी का मतलब होता है ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, ओके, देखिए वीईसी विलेज एजुकेशन कमेटी, ये होता है इसका मतलब। आगे देखिए, 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% है। 74% है। भारतीय संदर्भ में शारदा अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है?
यह लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। लड़कियों के बाल विवाह पर रोक लगाता है। शैक्षिक अवसरों की समानता किसके द्वारा संभव है? बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के पोर्टल का विस्तार करना। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए। 1948 में गठित यूजीसी के लिए किसने सुझाव प्रस्तुत किया? राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव प्रस्तुत किया था। ठीक है, अब इसको हम लोग मैच करेंगे। पॉइंट क्या कहता है? पहला आर्य सत्य। आर्य सत्य किससे रिलेटेड है? आर्य सत्य का मतलब जीवन में दुख। ठीक है, द्वादश निदान। द्वादश निदान किससे संबंधित है? नाम रूप से। ठीक है, फिर उसके बाद अष्टांग मार्ग जो है वह सम्यक व्यायाम। फिर बचा निर्वाण। निर्वाण का मतलब समाधि। ठीक है, इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ होता है बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। बाह्य नियंत्रण से मुक्ति। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए भारत में अपनाई गई जो रणनीति है उसमें एक तो सार्वभौमिक नामांकन की बात कही गई है, सार्वभौमिक प्रतिधारण, स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक प्रावधान, इन सब की बात कही गई है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डाइट का अर्थ क्या होता है? डाइट का मतलब होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना 1917 में हुई। कब हुई? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट, पहला इधर संगठन है और इधर संगठनों का कार्य कारण विवरण, किस संगठन का क्या काम है वो बात कही गई है। ठीक है, यूजीसी जो है इसका अर्थ, इसका काम है उच्चतर शिक्षा के मानकों का पालन और इसका विनियमन करना। ठीक है, नैक का अर्थ है, नैक का काम है उच्चतर अध्ययन संस्थाओं को प्रत्यायन प्रदान करना। फिर केब का काम है शिक्षा की नई नीति और उसके कार्यक्रम तैयार करना। फिर एनसीटी का काम है शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के मानकों का विनियमन करना। ठीक है, सबके काम बटे हुए हैं, आप जरूर याद रखेंगे, पूछ लेगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में विद्यालयी शिक्षकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो वो एनसीईआरटी है। क्या है? एनसीईआरटी है। वुड एबट समिति का कार्यक्षेत्र क्या था? सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पत्राचार शिक्षा की शुरुआत की? दिल्ली ने शुरुआत की थी। किसने? दिल्ली ने। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जाता है। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली। वैदिक कालीन परापाठचर्या में इसका अध्ययन सम्मिलित नहीं था। आयुर्विज्ञान का अध्ययन सम्मिलित नहीं था। ये हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर कवर होता है। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 2023 का क्वेश्चन पेपर। 2023-24 बचा हमारा। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? उपनयन संस्कार वैदिक काल में होता था। किस काल में होता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार होता था। घटिका में उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती थी, धर्म और दर्शन की। किसकी शिक्षा दी जाती थी? धर्म और दर्शन की। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक थी। वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी? मौखिक थी। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? 5 से 6 वर्ष की आयु में विद्यारंभ संस्कार होता था। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सत्र जो प्रारंभ होता था वह श्रावण मास की पूर्णिमा में जो है शिक्षा सत्र प्रारंभ होता था। वैदिक काल में टोल डैश की शिक्षा के केंद्र थे। वैदिक काल में टोल जो है ये संस्कृत की शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में होता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध काल में होता था। ओके, बुद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी में अक्षरों की संख्या 49 बताई गई है। कितनी? 49 बताई गई है। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। ठीक है, बौद्ध शिक्षा में विश्वविद्यालय की शिक्षा पूर्ण होने के बाद आयोजित परीक्षा में सफल छात्रों को उपाधि दी जाती थी। भिक्षु की उपाधि दी जाती थी, भिक्षु की। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। मुस्लिम रिवाजों के अनुसार 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में कौन सी रस्म को पूर्ण किया जाता था? बिस्मिल्लाह
की रस्म को पूर्ण किया जाता था। मुस्लिम शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी को उस्ताद एवं शागिर्द कहा जाता था। बिस्मिल्लाह रस्म के समय कुरान की भूमिका में कुरान के कौन कौन से अध्याय छात्र के सम्मुख बोले जाते थे? तो 55वां और 57वां जो अध्याय है वो बच्चों के सामने बोला जाता था। मुस्लिम काल में छात्रों को पढ़ाई जाने वाली गुलिस्ता एवं बोस्ता पुस्तकों का संबंध नैतिक विकास से था। किससे था? नैतिक विकास से इसका संबंध था। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था को मकतब कहा जाता था। सर क्या कहा जाता था? मकतब कहा जाता था। थेरी गाथा किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ था? थेरी गाथा बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ था। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। ब्रह्म विद्या का अर्थ है उपनिषद का। ठीक है, ब्रह्म विद्या जो है ये उपनिषद का अर्थ है। उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। पराविद्या का संबंध आध्यात्मिक शिक्षा से है। किससे है? आध्यात्मिक शिक्षा से है। प्राचीन काल में शिक्षा का आधार वेद थे। क्या थे? वेद थे। सद्गुण ही ज्ञान है, यह किसका कथन है? सुकरात का कथन है। ठीक है, एक सदचरित्र जिसे वेदों का आत्मज्ञान है, दुष्चरित्र वेदाचार से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, यह कथन मनु का है। किसका कथन है? मनु का स्टेटमेंट है। ठीक है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी। सबसे पहले कौन से ईसाई मिशनरी भारत आए? पुर्तगाली भारत आए थे। पुर्तगाली भारत आए थे। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन ने की थी। किसने? जोनाथन डंकन ने की थी। मैकाले को परिषद में किस पद पर नियुक्त किया गया? कानूनी सदस्य, कानूनी सलाहकार के रूप में इसको नियुक्त किया गया था। कानूनी सदस्य कहिए या कानूनी सलाहकार कहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मैकाले मिनट्स को स्वीकार किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा मैकाले मिनट्स को स्वीकार किया गया। आगे देखिए किसका कथन है? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। लॉर्ड मैकाले का ये स्टेटमेंट है। लॉर्ड ऑकलैंड ने अपनी शैक्षिक नीति की घोषणा 1839 ईस्वी में की थी। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। किसके? प्राच्य साहित्य के समर्थक थे। ठीक है, अगला पॉइंट। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर आधारित कर दिया गया? 1813 के चार्टर के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार और बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था? वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला प्रश्न। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की थी। एडम ने भारत में कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 3 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। वुड के डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था। लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था। वुड के डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? वुड के डिस्पैच में कुल 100 अनुच्छेद थे। कुल 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र कब आया था? वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले के सर्वेक्षण पर आधारित थी? नेटोर जिले के सर्वेक्षण पर आधारित थी। वुड के डिस्पैच को क्या नाम दिया गया? वुड के डिस्पैच को शिक्षा का घोषणा पत्र, शिक्षा का आदेश पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र, ये सारे नाम दिए गए थे। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाता है। वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। यह कथन A.N. बसु का है। A.N. बसु का है। वुड के डिस्पैच के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति और जन शिक्षा पर बल दिया किसने? चार्ल्स वुड ने। किसने बल दिया? चार्ल्स वुड ने बल दिया था। किस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों पर छोड़कर जन शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया? हंटर आयोग ने। किसने? हंटर आयोग ने। हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है।
हंटर आयोग में कुल 20 सदस्यों में से कितने भारतीय सदस्य थे? 7 सदस्य भारतीय थे। हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभक्त किया? 2 भागों में विभक्त किया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने किया था। वुड्स डिस्पैच किसके लिए उत्तरदायी नहीं था? धार्मिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं था। लॉर्ड कर्जन किसके समर्थक थे? लॉर्ड कर्जन पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। पाश्चात्य सभ्यता के समर्थक थे। शिमला शिक्षा सम्मेलन किसने गठित किया था? लॉर्ड कर्जन ने गठित किया था। लॉर्ड कर्जन ने गठित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया गया? 1902 में बनाया गया। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड कर्जन थे। कौन? लॉर्ड कर्जन थे। इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा। 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? लगभग 5 थे। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। अगला प्रश्न, शिमला शिक्षा सम्मेलन में किसे नहीं बुलाया गया? भारतीयों को नहीं बुलाया गया था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय की स्थापना का आधार किस विश्वविद्यालय को माना? लंदन विश्वविद्यालय को माना। किसको? लंदन विश्वविद्यालय को माना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने अध्यापकों की नियुक्ति का काम किसे सौंपा था? विश्वविद्यालय को सौंपा था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? माइकल सैडलर थे। माइकल सैडलर थे। लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति माइकल सैडलर थे। माइकल सैडलर थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय ने कौन सी समिति की स्थापना का सुझाव दिया था? तो इन्होंने कोर्ट और सिंडिकोट दोनों ही समितियों की स्थापना का सुझाव दिया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन, सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसकी महत्ता असीम है। यह कथन आर्थर मैथ्यू का है। आर्थर मैथ्यू का है। इतनी बात होती है क्लियर। ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया? 1935 में पास किया था। 1935 में पास किया था। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन 1937 ईस्वी में हुआ था। 1937 में हुआ। बेसिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बुनियादी शिक्षा सम्मेलन की समय सारणी में कितना समय बुनियादी शिल्प हेतु निर्धारित किया गया था? तो 3 घंटा 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? जाकिर हुसैन समिति गठित की गई। जाकिर हुसैन समिति गठित की गई। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं? सार्जेंट योजना के नाम से जानते हैं। सार्जेंट योजना के नाम से जानते हैं। सार्जेंट योजना के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा किस स्तर की शिक्षा पर निर्भर है? पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर निर्भर है। सार्जेंट के अनुसार शिशुशालाओं में नियुक्त की जानी चाहिए केवल अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। केवल अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। सार्जेंट रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी? 12 भागों में विभाजित थी। सार्जेंट योजना का उद्देश्य इंग्लैंड की भांति भारत को कितने वर्षों में शीर्ष पर पहुंचाना था? 40 वर्षों में शीर्ष पर, ऊंचाइयों पर पहुंचाना था। साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है ना अंत। यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। यह कथन महात्मा गांधी जी का है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखिए, नगर में शिशुशालाएं अलग से खोली जानी चाहिए। यह सुझाव भारत में युद्धोत्तर विकास की शिक्षा योजना के तहत दिया गया था। भारत में विश्वविद्यालय स्थिति पर किसने विचार किया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने विचार किया था। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव सार्जेंट रिपोर्ट ने दिया था। किसने? सार्जेंट रिपोर्ट ने दिया था। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में कौन विदेशी नहीं था? के.एन. बहल जो है ये विदेशी नहीं थे। शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए। शिक्षण विश्वविद्यालय का विकास स्नातकोत्तर शिक्षण और अनुसंधान विभाग के तहत होना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का जोर प्रत्येक प्रशिक्षु के लिए डैश शिक्षण अभ्यास अनिवार्य होना चाहिए 4 सप्ताह। कितना होना चाहिए? 4 सप्ताह तक।
मुदालियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक थी? तो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से कक्षा 11 तक थी। ओके। बहुउद्देशीय विद्यालय का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मुदालियर आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा थी। माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र था। मुदालियर आयोग यह अनुशंसा नहीं करता कि विद्यार्थियों की केवल मानसिक प्रगति का आकलन किया जाना चाहिए। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को विभाजित किया 7 समूह में। पंचमुखी कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया था? कोठारी आयोग ने। किसने? कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी थे। दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की थी? 6%। कितना? 6%। कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? संपूर्ण शिक्षा। संपूर्ण शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। नई शिक्षा नीति 1986 में 12 भाग थे। कितने भाग थे? 12। जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 में। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को कानूनी अधिकार प्रदान करने की बात नई शिक्षा नीति 1986 ने की है। POA 1992 में कितने भाग हैं? 21 भाग हैं। कितने? 21। NEP 2020 के अकॉर्डिंग व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी कक्षा 6 से शुरू होगी। कक्षा 6 से शुरू होगी। MERUS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम है बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा वह राइट हो जाएगा। वर्तमान 10+2 स्कूल पाठ्यक्रम को एक नए पाठ्यक्रम में बदल दिया गया है NEP 2020 के तहत, तो वह है 5334 पाठ्यक्रम संरचना। ये स्ट्रक्चर नया दिया गया है। परख का मतलब होता है समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है, आई बात समझ में। अगला प्रश्न, NEP 2020 का लक्ष्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है 2035 तक। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारे 2023 तक कंप्लीट हो गए। अब देखिए, अब ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट होकर के। शरणार्थी जो शब्द है किससे संबंधित है? शरणार्थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। शरणार्थी बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसमें 2 भारतीय सदस्य थे। सिद्धिरस्तु, 3 बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक पढ़ाई जाती थी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। कब? प्राथमिक शिक्षा स्तर पर। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई? लॉर्ड कर्जन के समय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? इनमें से कोई नहीं दिया। किसने? मुदालियर आयोग ने। किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय पारित हुआ था। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग में कितने भारतीय सदस्य थे? 7 भारतीय सदस्य थे। 1882 ईस्वी के हंटर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। वुड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को आया था। 19 जुलाई 1854 को आया था। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को कब पेश किया? 2 फरवरी 1835 को पेश किया था। मदरसा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाषण देना। क्या होता है? भाषण देना। भारत में सबसे पहले किस देश की कंपनियां व्यापारिक उद्देश्य से भारत आई थी? तो वो पुर्तगाली कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। वुड्स के डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, वुड्स के डिस्पैच ने भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था। त्रिरत्न में कौन सम्मिलित नहीं है? सम्यक समाधि जो है ये त्रिरत्न में शामिल नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों ही त्रिदर्शन में सम्मिलित हैं। इतनी बात होती है क्लियर। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? अष्टांग योग बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। पबजा संस्कार करने की आयु क्या होती थी? 8 वर्ष। पबजा संस्कार किस वर्ष की आयु में होता था? 8 वर्ष में। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? गौतम बुद्ध ने की। बंगाल में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट
1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत की थी। किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार और बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का काम सौंपा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? 1813 के चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया था। लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे प्राच्य साहित्य के और पाश्चात्य साहित्य के दोनों के ही समर्थक थे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में हुई थी। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिया था। विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? विद्यारंभ संस्कार 5 से 6 वर्ष की आयु में होता था। वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी मौखिक होती थी। 1716 में ट्रावनकोर में एक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना किसने की? डेनो ने की थी। किसने की? डेनो ने की। गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने कब की थी? 1556 में। सेंट फ्रांसिस जेवियर का संबंध किससे था? पुर्तगालियों से था। किससे? पुर्तगालियों से। गोवा में जेसुइट कॉलेज की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने की। दिल्ली में मदरसा मौजी की स्थापना किसने करवाई थी? इल्तुतमिश ने करवाई थी। इल्तुतमिश ने करवाई थी। मध्यकालीन शिक्षा में कौन सा गुण नहीं था? सशुल्क शिक्षा की व्यवस्था ये मध्यकालीन शिक्षा में शामिल नहीं था। मध्यकाल में छात्रों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? शागिर्द का। शागिर्द का। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र कौन है इसमें? मकतब जो है ये प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। मध्यकाल में उपाधियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, मध्यकाल में उपाधियों के संबंध में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को काबिल कहा जाता था? नहीं। अरबी फारसी साहित्य में विशेष योग्यता रखने वाले को फाजिल कहा जाता था? नहीं। दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल कहा जाता था? नहीं। इसलिए इसमें से उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। मध्यकाल में बालकों के बिस्मिल्लाह रस्म की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन थी। संसार का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला है। कौन सा है? तक्षशिला है। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? पाली। बौद्धकालीन शिक्षा के कितने स्तर थे? बौद्धकालीन शिक्षा के 2 स्तर थे। पब्जा संस्कार किस काल की शैक्षिक विशेषता थी? बौद्ध काल की। उपसंपदा संस्कार से तात्पर्य है भिक्षु जीवन में प्रवेश। भिक्षु जीवन में प्रवेश। 16 संस्कार में से कितने संस्कार से संबंध शिक्षा से है? तो इसमें से 4 संस्कार का संबंध शिक्षा से है। वैदिक कालीन टोल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो टोल होते थे ये शिक्षण संस्थान हुआ करते थे। वैश्य वर्ण के छात्रों के उपनयन संस्कार की आयु 12 वर्ष थी। समावर्तन संस्कार किस काल की शैक्षिक विशेषता थी? समावर्तन संस्कार वैदिक काल में होता था जब छात्र गुरुकुल से अपने घर वापस लौट रहा होता था। वैदिक कालीन शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं थी? शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। ठीक है। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने करवाई थी। दी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवान इलिच हैं। कौन? इवान इलिच हैं। भारत में खुली शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा की गई? दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली के द्वारा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का सुझाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत दिया गया। एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है उसमें वैलिडिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है ना, वस्तुनिष्ठता होती है। ये सारी ही उसकी विशेषताएं होती हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत 2009 में हुई। कब हुई? 2009 में। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ 1951 से माना जाता है। सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में सबसे पहले शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। NCTE के 4 आधिकारिक क्षेत्रीय समिति में से उत्तरी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय दिल्ली में है। बीएड उपाधि से संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम किस स्तर की तैयारी से संबंधित है? तो ये माध्यमिक स्तर की शिक्षा से संबंधित है। NCERT की 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय में से
कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बेंगलुरु सही नहीं है। सर्वप्रथम पत्राचार पाठ्यक्रम शुभारंभ कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। कहाँ? दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में हुई। 1978 में हुई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने का विधान किया गया है? 15 से 35 आयु वर्ग के युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने का विधान किया गया है। अगला प्रश्न लीजिए। एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई। एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की शुरुआत 2013 में की गई। कब? 2013 में। उच्च शिक्षा संस्थानों के निरीक्षण के लिए नैक की स्थापना 1994 में की गई। 1994 में की गई। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई, यानी कि इग्नू की स्थापना 1985 में हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा 1956 में मिला। कब मिला? 1956 में। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो वह है 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश प्रारंभ में संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो वह है 45वां अनुच्छेद। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में हुई। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत 1987-88 में हुई। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई। प्रश्न कहता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में हुई। ओके, एनसीटीई को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1995 में प्रदान किया गया। किस आयोग ने पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने का सुझाव दिया? तो वो इसमें से कोई भी नहीं है। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय स्थापित करने का सुझाव किस आयोग ने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किस आयोग के द्वारा दिया गया? कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया। कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की? 29 जून 1966 को। कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? 6%। कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? कोठारी आयोग का कार्यक्षेत्र था संपूर्ण शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किस आयोग को कहा जाता है? कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट कितने अध्याय में बटी है? 18 अध्याय में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 4 नवंबर 1948 को किया गया। मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 29 अगस्त 1953 को प्रस्तुत की थी। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने दिया था। मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था? माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? 23 सितंबर 1952 को किया गया। किस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव दिया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने दिया। ओके, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 में कौन सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं था? हंसा मेहता सदस्य के रूप में सम्मिलित नहीं थे। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? सार्जेंट योजना के द्वारा दिया गया। 1944 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन सार्जेंट। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। कब हुआ? लॉर्ड कर्जन के समय। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हर्टा कमीशन 1930 सुमेलित नहीं है। वर्धा शिक्षा सम्मेलन 1930 में हुआ। बुनियादी शिक्षा की कौन सी विशेषता नहीं है? तो 6 से 13 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हो, ये बुनियादी शिक्षा की विशेषता नहीं है, गलत है। तो इस तरीके से 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी हमने कवर कर लिया। ये हमारे वन लीनियर नोट्स हैं, तो इसमें कुछ देख लेते हैं, कुछ चीज़ें हो तो।
कुछ क्या इम्पोर्टेंट तो सभी है, बस फटाफट थोड़ा देख लेते हैं एक बार, है ना। भारतीय ज्ञान परंपरा भारतीय दर्शन में ही समाहित है। दर्शते इति दर्शनम, अर्थात ये वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत देखा जाता है, अर्थात विश्लेषण, चिंतन या मनन किया जाता है। चिंतन को मीमांसा की संज्ञा भी दी जाती है। मीमांसा का अर्थ है गहन विचार, परीक्षा एवं अनुसंधान आदि, ठीक है। और यहाँ पे ज्ञान परंपरा या दार्शनिक चिंतन 3 अनुभागों में वर्गीकृत है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा। सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्ति का पथ प्रशस्त करे वही विद्या या ज्ञान है। उपनिषद का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। ये पेड स्टूडेंट्स को पहले ही फॉरवर्ड किया जा चुका है, ओके। और इसमें है तो बहुत कुछ, अब इतना सब कैसे कवर हो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र जैसा था, ठीक है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा पराक्रम योग बताया है, ध्यान रखिएगा, ओके। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ओके। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दिमाग में थी हमारे, हमने कहा बता दें। ये देखिए, ये रट लीजिए। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। विद्यार्थी को एक वेद का अध्ययन करने के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। 12 वर्ष तक अध्ययन करने वाले स्नातक कहलाते थे। 24 वर्ष तक अध्ययन करने वाले बसु कहलाते थे। 36 वर्ष तक अध्ययन करने वाले रुद्र कहलाते थे। 48 वर्ष तक अध्ययन करने वाले आदित्य कहलाते थे, ठीक है। तो इसको आप जो है रट करके ही जाएं, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा आपसे, ओके। आगे बढ़ें तो पराकार्थ देखिए, पराकार्थ ज्ञान, कर्म और उपासना द्वारा ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या का बोध कराना था। अपराकार्थ समाज विद्या अर्थात उसके लौकिक स्वरूप से था, परंतु इनमें अधिक बल पराविद्या पर दिया जाता था क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष भारतीय जीवन के प्रमुख स्तंभ हुआ करते थे, ठीक है। और उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु भी वर्ण के अनुसार निर्धारित थी, ध्यान रखिएगा। उच्च शिक्षा में एडमिशन की जो आयु थी वो वर्ण के हिसाब से, जैसे 8 वर्ष की आयु में ब्राह्मण बच्चों का एडमिशन होता था। क्षत्रिय बच्चे जब 10 वर्ष के हो जाते थे तब उनका एडमिशन होता था। 12 वर्ष की आयु में वैश्य बच्चों का प्रवेश गुरुकुल में होता था और प्रवेश के समय बच्चों का उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। और समावर्तन संस्कार, ये संस्कार उस समय होता है जब छात्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेता है। समावर्तन का अर्थ होता है घर लौटना। यह संस्कार लगभग 25 वर्ष की आयु में होता है जब छात्र गुरु के घर से लौटकर अपने घर लौटता है, ओके। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। इम्पॉर्टेंट तो सभी है लेकिन अब इतना समय नहीं है कि सब कुछ पढ़ाया जाए, देखिएगा। और आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलिए चैप्टर 3 आ गया हमारा। चैप्टर 3 में अगर हम बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन का स्टेटमेंट है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है बल्कि हिंदू धर्म का ही परिवर्तित रूप है। बुद्ध ने यज्ञ एवं कर्मकांड के स्थान पर सदाचार, अहिंसा, सत्य पर बल दिया है। बौद्ध धर्म वेद की तथा ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, बौद्ध धर्म में सबसे अधिक आत्मसंयम, करुणा और दया को महत्व दिया जाता है। छात्रों को सबसे पहले महात्मा बुद्ध द्वारा खोजे गए 4 आर्य सत्यों का ज्ञान कराया जाता था और उसके बाद उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक वॉक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि में प्रशिक्षित किया जाता था, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंतर्गत भारतीय संस्कृति को अधिक महत्व दिया गया है। चलिए और देखिए, भिक्षु एक विशेष प्रकार का अत्यधिक सादा पहनावा धारण करते थे जिसे चीवर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चीवर। वे भिक्षा पात्र में ही भिक्षा लेकर सादा जीवन जीते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे, ठीक है, नीचे पेड़ों के नीचे ही सोते थे। प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु 6 वर्ष थी। पाठ्यक्रम में बालकों को पहले 6 माह में सिद्धरस्तु बाल पोथी पढ़नी होती थी। 16 महीने के बाद 5 विधाओं की शिक्षा दी जाती थी। कौन कौन सी 5 विधाएं? शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, अध्यात्म विद्या और शिल्प स्थान विद्या। उच्च शिक्षा सामान्यतः 12 वर्ष की आयु से आरंभ होकर के 20 से 25 वर्ष तक चलती थी। इतनी बात क्लियर है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार कार्य में लगना चाहते थे उन्हें उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दिया जाता था।
ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट समझ लीजिए, बौद्ध शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जब कोई अपने घर से शिक्षा प्राप्त के लिए संघ में प्रविष्ट होता था तो मठ या विहार के जो अधिष्ठाता या शिक्षक भिक्षु मॉन्क होते थे, मॉन्क एज अ टीचर, उसका पबजा संस्कार किया करते थे। इस संस्कार के दौरान शिक्षक शिष्य को 3 वचन उच्चारित करने का आदेश देता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक है। संघ के उक्त तीनों वचनों के बाद जिन्हें शरणत्रय भी कहा जाता था, बालक शरणत्रयी लेता था। पबजा संस्कार के बाद बालक सामनेर कहलाता था। ये सारे पॉइंट आपको रटने पड़ेंगे सर, ठीक है, अन्यथा काम नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, पूरा इंपॉर्टेंट ही है। अब हम कैसे इसको कवर करें, ठीक है। जिनके पास ये पेड ये नोट्स हैं इसको जरूर रट करके जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक सेकंड, आगे सब कुछ इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स हमने इसमें किया हुआ है, एक एक लाइन में पॉइंट्स को कवर किया है। और एक सेकंड, चलिए अब आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं तो ये शॉर्ट नोट्स हमारे ले सकते हैं। उसके लिए आपने इस नंबर पे जो है मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं, 9628182649। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।